प्यारे बच्चों, कल तक हमने जो ये आपके कक्षा 10 में कृतिका पुस्तक चलती है उसके सेकंड लेसन का एक पार्ट पढ़ लिया था। अब अपन उसके आगे देख रहे हैं। तो देखिए आप, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ का नाम है। तो सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपको, आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। यानी विदेशों के डांस तक भी हम कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसके बाद में पत्थर क्यों नहीं मिल रहा है। मूर्तिकार चुप खड़ा रहा। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ कि कमरे के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। ठीक है ना। सब ने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाक उसके पास में था। दिल्ली से बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावासाकी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की तरफ भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राममोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की कि पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाते लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें इससे भी कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बस फिर बड़े हुक्कामों तक बात पहुंची, है ना। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतअंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगाना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। उस समय भारत की आबादी 40 करोड़ थी, है ना। तो बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं। ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है। आपको सिर्फ इजाज़त चाहिए। आपकी तो सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई
और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी। वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी। कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे पर स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था। किसी को ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। तो देखिए, इसमें व्यंग्य किया गया है, ठीक है ना, कि हमारी व्यवस्थाएं जो हैं, देश की व्यवस्थाएं कितनी भ्रष्ट हैं कि लोग सिर्फ पैसा खाने के लिए अब कोई भी बुद्ध को जिंदा नाक नहीं लगाई जा सकती है ना। लेकिन इस तरह से जो है हमारे देश का एक व्यवस्था ऐसी बन चुकी है कि लोग आपस में ही अपने लाभ के लिए सरकारों को भ्रमित करते हैं। सरकारें खुद भ्रमित होती रहती हैं और जनता का पैसा जो है ऐसे फालतू के कामों में खर्च होता जाता है। तो इस पार्ट को आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। कल हम इसके प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू बेटा।